हेलो एवरीवन। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब। कल हमने फिज़िक्स का पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो हमने किया था। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद अब हमारा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तक पढ़ लिया था। आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले आपने पढ़ा था भाई चार्ज बाई इंडक्शंस, दूसरा आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा आपने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसमें हमने पढ़ी थी वो थी भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आप इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हमारा अगला टॉपिक है भाई कूलॉम्स लॉ। अगला टॉपिक क्या है भाई, कूलॉम्स लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भाई कूलॉम्स लॉ। इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ। दूसरा हम इसको कूलॉम फोर्स बोल सकते हैं, और तीसरा हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया इसमें कि वी हैव कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे है भाई Q1 और सेकंड हमारा यहाँ पे है Q2। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, Q से डिनोट करते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को Q1 माना है, सेकंड को हमने माना है भाई Q2। इसके बाद हमने कंसीडर किया है सेंटर से इनके बीच की जो डिस्टेंस है, या R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया भाई, R मान लिया। तो जो भी बच्चे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। अगर कोई बच्चा नोट्स ना भी बना पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप इसकी PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। हमने यहाँ पे इसका डायग्राम समझा है। हमने 2 पॉइंट चार्ज माने हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। R इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। यहाँ पे हम लिखेंगे जिस प्रकार से कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन बनेगी द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन। आपको हमने कल जो पढ़ा था चार्ज के बारे में, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं चार्जेस के बीच में। फर्स्ट फोर्स आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन पढ़ा था, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, वहाँ पे हमारी एक कंडीशन बन रही थी। कौन सी कंडीशन बन रही थी, जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या थे, सेम। दोनों चार्ज पार्टिकल क्या थे भाई, सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आपका फोर्स रहने वाला है वो आपका रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेकंड जो आपकी कंडीशन थी वो थी डिफरेंट चार्ज पार्टिकल। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वो था आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम यहाँ पे क्या कंसीडर किया भाई, हमने Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज माने हैं। ना तो हमने ये कंसीडर किया है कि दोनों सेम होंगे, ना ये कंसीडर किया है कि दोनों डिफरेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, दूसरा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। कौन सा वर्ड यूज किया है भाई, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है सेम ही कंडीशन में आपका रिपल्सन भी हो रहा हो और अट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, और कौन सी भी हो सकती है, दोनों में से कौन सी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस टाइप का जो फोर्स है उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज किया, दिस इज द मीनिंग इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन का मतलब सभी को समझ में आया होगा। इंट्रैक्शन का मतलब होता है एक ही टाइम में अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहे हो, और उनमें से कोई भी एक टाइप का फोर्स हम पढ़ रहे हो, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे एक फोर्स ऑफ आपका रिपल्सन हो। तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। यहाँ पे हमने मॉडुलस लगाया है। अगर कोई वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी तो मॉडुलस का मतलब होता है वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि जो मैथमेटिकल पार्ट मैंने नोट किया है उसके साथ साथ मैंने इसकी डेफिनेशन को भी बोला है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम मान लेंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई।
अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में क्या होने वाला है आपका यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये हमने किसकी हेल्प से लिखा है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से यहाँ पे हमने लिखा है कि Q1 Q2 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह अगर हम इक्वल टू का साइन लेके आएंगे तो यहाँ पे सम कांस्टेंट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे और वो कांस्टेंट आपका क्या होगा के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट यहाँ से आप बोल सकते हो। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे हम के यूज करेंगे, के इंटू में Q1 और इंटू में Q2 और अपॉन में क्या है आपका आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो कांस्टेंट के है उसको हमने किसकी जगह यूज किया है भाई, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगाया उसकी जगह आपने यूज किया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है, यहाँ तक आपने इसको सोल्व कर लिया, सबसे पहले हमने यहाँ तक इस टर्म को सोल्व कर लिया है। इससे आगे जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो के की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी आप किस प्रकार की यूनिट्स पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं CGS यूनिट, सबसे पहले पढ़ते हैं भाई इसकी CGS यूनिट। अब CGS यूनिट और SI यूनिट क्या होती हैं वो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। जैसे CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और SI का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI को हम क्या बोलते थे, अमके सिस्टम बोलते थे और उसकी फुल फॉर्म आपके पास होती थी मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी SI सिस्टम आपका बड़ी यूनिट होती है, CGS आपकी छोटी यूनिट होती है। तो CGS में यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का जो आंसर आता है के की जगह 1 पुट कर देंगे, किसमें, इन CGS यूनिट। ये ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे लिखा है CGS यूनिट में हम इसकी वैल्यू को क्या पढ़ेंगे भाई, 1 पढ़ेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको SI यूनिट में। हम इसी टर्म को किस में पढ़ते हैं भाई, SI यूनिट्स में। तो कूलम्ब्स लॉ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई किसमें, इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू रहने वाली है इन SI यूनिट। SI यूनिट में के की वैल्यू आपके पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होने वाली है 9 × 10⁹। यूनिट रहेगी आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट क्या होगी भाई यहाँ पे 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आपके पास रहेगी 9 × 10⁹ और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू है भाई, एप्सिलॉन नोट की। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम इन दोनों वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दोनों वैल्यू नहीं दी मिलेंगी। ये आपको पहले से खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या लेके चले थे, कौन सी टर्म है। सबसे पहले जब आप किसी भी टॉपिक पे इसमें न्यूमेरिकल पढ़ोगे, जैसे हम कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे हमें क्या चीज़ दी गई है क्वेश्चन में, फिर उसकी यूनिट चेक करेंगे, फिर ऐसी कौन सी टर्म है जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता हो, तो हमें पहले पता लगाना है कि उसकी वैल्यू हमें याद है या नहीं है। फिर आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे जो गिवन है, और जो एक अननोन मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसकी वैल्यू हम ड्राइव कर देंगे। तो उसकी यूनिट्स, जिस यूनिट में हम ड्राइव करेंगे उसी में आपके सारी टर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम SI यूनिट में जब इसकी वैल्यू पढ़ेंगे तो के की जगह पुट कर देंगे भाई यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, Q1 और इंटू में आपका क्या रहने वाला है Q2 और अपॉन में क्या होगा भाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यू है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यह आपके पास किस टर्म में आई है, ये इन SI यूनिट्स में। तो एक नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, एक नंबर का यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बनता है कि कूलम्ब्स लॉ की वैल्यू बताओ इन CGS यूनिट या कूलम्ब्स लॉ की वैल्यू बताओ इन SI यूनिट्स, ठीक है। तो दोनों में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो आपका रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्ब्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, पेपर में आ सकता है डिफाइन कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फिर हमने इसमें एक इसका डायग्राम बनाया है, डायग्राम में दिखाया गया है आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं
और स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज पार्टिकल रहेंगे, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है भाई, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपके पास जो फोर्स होगा, मैंने क्या बोला है कि वी हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट चार्ज। मैंने क्या वर्ड बोला बेटा, वी हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, मुझे ना तो ये पता कि दोनों प्लस के हैं, ना ये पता दोनों माइनस के हैं, ना ये पता पहला प्लस का है या दूसरा माइनस का है, या फिर पहला माइनस का दूसरा प्लस का। मेरे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। मैंने सिर्फ डायरेक्ट एक वर्ड यूज किया आपके सामने कि वी हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट चार्ज और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो इनके सेंटर पॉइंट से करेंगे भाई, ठीक है। तो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है उसी तरीके से हमने उस डेफिनेशन का यूज करके इसका मैथमेटिकल पार्ट लिखा है कि दैट फोर्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया है और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हमने इसकी वैल्यू को, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो सम कांस्टेंट यूज करेंगे। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम कांस्टेंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा, हम इस K की वैल्यू को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम इन CGS यूनिट और सेकंड हम डिफाइन करेंगे इसको SI यूनिट्स में। CGS यूनिट्स में जो आपकी K की वैल्यू होने वाली है वो 1 रहेगी। तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे CGS में K की जगह, आपके पास टर्म बनेगी F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा भाई आपके पास R स्क्वायर। और SI यूनिट में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इन SI यूनिट्स, तो SI यूनिट में K की वैल्यू आपके पास रहेगी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास रहेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू आपके पास रहने वाली है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब SI यूनिट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आता है इन SI यूनिट, और ये आपके पास आता है इन CGS यूनिट। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो SI यूनिट में वैल्यू पूछ रहा है या फिर CGS यूनिट में। तो ये था भाई आपका टॉपिक कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई कूलम्स लॉ को कौन सी फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए किस तरीके से डायग्राम को बनाया है। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। आपके पास y एक्सिस है, x एक्सिस है, आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं। यहाँ पे हम 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे मान लेंगे, दूसरा यहाँ पे। फर्स्ट जो पॉइंट चार्ज है वो आपके पास है Q1 और सेकंड जो पॉइंट चार्ज है वो हमारे पास है Q2। इस पॉइंट को आप मान सकते हो दिस इज पॉइंट A और इसको आप लिख सकते हो दिस इज पॉइंट B। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे और ये सेंटर पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा, O रहेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, R1, और इसकी है उसको हमने क्या मान लिया भाई, डिस्टेंस को R2। जब हम 1 से 2 की तरफ आएंगे 1 से 2 की तरफ आएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, R1 2, और जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, R2 1। जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो 1 से किस तरफ आए भाई, 2 की तरफ आए, और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 से किस तरफ गए, 1 की तरफ। एक यहाँ पे आपका फोर्स भी काम करेगा भाई, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा और एक आपका यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स आपका काम कर रहा है वो है 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है और 2 के द्वारा लगाया गया है। नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो 2 के ऊपर लग रहा है और 1 के द्वारा लगाया गया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आपका रहने वाला है वो है F21, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहने वाला है वो आपके पास है F12, ठीक है भाई। देखो भाई हमने दोनों फोर्स पढ़ लिए हैं, F12 अपवर्ड डायरेक्शन में, F21 है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे
जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स को देखा तो हमारे पास फोर्स तो क्या है 2 1, लेकिन आर की वैल्यू क्या है 1 2। उसी प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो है 1 2, लेकिन आर की वैल्यू क्या है आपके पास 2 1, यानी अपोजिट होगा इसका। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर में कि पोजिशन वेक्टर आपको निकालना हो, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे तो उसका आपके पास फॉर्मूला होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। या आपके पास मैथमेटिक्स में आपने पोजिशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर के चैप्टर में। तो ए बी हमें निकालना हो पोजिशन वेक्टर ए बी का, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। इसी को देखते हुए हम दो फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर रहे हैं। एक तो R12 का करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से R12 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको R2 और माइनस क्या होगा R1। क्या होगा भाई आपके पास R2 माइनस R1। उसी प्रकार से R21 अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो आपके पास क्या टर्म बनेगी R1 और माइनस क्या बनेगा आपके पास R2 बनेगा। ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ हम F12 की वैल्यू लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग F12 की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम F12 की वैल्यू लिखेंगे तो शाबाश देखो आंसर क्या आएगा F12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2 अपॉन में। मैंने क्या बताया था अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास फोर्स तो क्या है F12, लेकिन R की वैल्यू क्या है 2 1। तो यहाँ पे जब F12 की वैल्यू निकालेंगे तो R की जगह क्या पुट करेंगे भाई, हम R की जगह पुट करेंगे 2 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कुलाम्स लॉ क्या बोलता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है भाई। इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा जो फोर्स हमारे पास होने वाला है वो हमारे पास फोर्स रहेगा भाई F21। पहले हमने किसकी वैल्यू ड्राइव की है F21 सॉरी 1 2 की, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं F21। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। अब यहाँ पे क्या है 2 1, तो R की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इससे अपोजिट होती है 1 2। अब देखे शाबाश, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर के हिसाब से R12 की जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे हम नोट करने जा रहे हैं। अब R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई R2 माइनस R1। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर देंगे R12 की जगह क्या नोट कर सकते हैं R2 माइनस R1 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो R1 प्लस का होगा, R2 किसका होगा माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आपके पास क्या होगा Q1 Q2 अपॉन में। R1 प्लस का होगा और R2 आपके पास किसका होगा भाई माइनस का हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया माइनस कॉमन। तो R1 प्लस का होगा, R2 किसका होगा माइनस का होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिखने जा रहे हैं F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। अब देखो R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ R21। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे भाई R21 और इसका क्या होगा आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने R1 माइनस R2 की जगह क्या पुट कर दिया भाई R21 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने जो पोजीशन वेक्टर निकालता उससे हम R1 माइनस R2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं R21। आप ध्यान से देखें जो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 इंटू Q2 है और अपॉन में क्या है R21। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, अपॉन में क्या है R21 का होल स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस। इस माइनस को छोड़ के बाकी हम कंप्लीट टर्म देखें तो वो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की राइट हैंड साइड से बिल्कुल मैच हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 बिल्कुल सेम टर्म है आपके पास। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं F12, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई F12। तो यहाँ पे हमने ये ड्राइव कर दिया है कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। आपको पता भी होगा एक हम F12 फोर्स निकाल रहे थे, एक हम F21 फोर्स निकाल रहे थे। हम यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 2 1 का मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट, जो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में भी पढ़ी है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर फिजिक्स में डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसके लिए क्या आता है दोनों वेक्टर बराबर होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन यहाँ पे आता है। तो
यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू।